हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हमने कक्षा 7 का पहला पार्ट स्टार्ट किया, पादपों में पोषण। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सबने इसको वीडियो को देखा होगा और इसको समझा होगा। ठीक है, अब हम आज इस पार्ट के आगे के बारे में पढ़ते हैं। क्या क्या पढ़ा हमने, जैसे हमने पहले कल पढ़ चुका। कल हमने क्या पढ़ा? प्रकाश संश्लेषण के बारे में पढ़ा, स्वयंपोषी, विषमपोषी कोशिका के बारे में, पत्ती की संरचना, रंध्रों के बारे में, क्लोरोफिल के बारे में, ये हमने कल डिस्कस किया था। ठीक है, हम कल यहाँ तक पढ़ चुके थे। ठीक है, यहाँ तक हमने पत्ती की संरचना के बारे में जान लिया था। ठीक है, ये पत्ती की संरचना और प्रकाश संश्लेषण के बारे में जाना था। अब हम आगे बात करते हैं, आज हमें जो पढ़ना है। ठीक है, बूजों ने देखा कि कुछ पादपों की पत्तियां गहरी लाल, बैंगनी अथवा भूरे रंग की होती है। वह जानना चाहता है कि क्या इन पत्तियों में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, यानी कुछ पत्तियों की उन्होंने बताया कि लाल रंग की होती है, बैंगनी होती है, भूरे रंग की होती है, क्या इनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। इसके बारे में जानने के लिए हम आगे पढ़ते हैं कि पत्तियों के अतिरिक्त, ठीक है, लिखा हुआ पत्तियों के अतिरिक्त पादपों के दूसरे भागों जैसे कि हरे तने व हरी शाखाओं में भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है ना, ये क्या बोल रहा है कि पत्तियों के अतिरिक्त जो पादप होता है, जो हमारा पौधा होता है या पेड़ होता है, उसके दूसरे भागों से भी, जैसे उसके तना और उसकी शाखाओं से भी प्रकाश संश्लेषण होता है। मरुस्थलीय पादों में वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल क्षय को कम करने के लिए पत्तियां शल्क या शूल रूपी हो जाती है। ठीक है, देखिए इंपॉर्टेंट बात बता रखी है कि जो हमारे पास में मरुस्थलीय प्रदेश होते हैं, जैसे जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मिट्टी रहती है, बारिश आती नहीं है, तो उनको क्या बोलते हैं? मरुस्थलीय पादप। तो वहाँ पर जो पेड़ पौधे उगते हैं उनका क्या होता है? वाष्पोत्सर्जन द्वारा जल का क्षय कम होता है। वाष्पोत्सर्जन का मतलब क्या होता है कि सूर्य की प्रकाश की उपस्थिति में पेड़ पौधों में से पानी का बूंद बूंद के रूप में निकल जाना, उसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन, यानी पानी की कमी हो जाना, यानी पानी पत्तियों में से पानी का बाहर निकलना, उसको क्या बोलेंगे अपन? वाष्पोत्सर्जन। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? वाष्पोत्सर्जन। तो इसमें बता रखा है कि इनमें क्या होती है? जल की क्षय कमी होती है। तो उसमें क्या होती है? उसकी पत्तियां जो होती है शल्क या शूल रूपी होती है। तो आपने देखा होगा कि ऐसे प्रदेशों में उनकी पत्तियां कैसी होती है? शल्क रूपी। जैसे आपने कैक्टस देखा होगा, कैक्टस का पेड़ होता है, कांटों का होता है, उसमें जो पत्तियां होती है वो कांटों के रूप में होती है। ठीक है, इन पादपों के तने हरे होते हैं जो प्रकाश संश्लेषण का कार्य करते हैं। ठीक है, आगे देखिए, अब हम पहला क्रियाकलाप पढ़ रहे हैं इस पाठ का। क्रियाकलाप 1.1, एक ही प्रकार के पादपों को दो गमले में लीजिए। आपने देखिए क्या कर रहे हैं, एक ही पादप है, ठीक है, यानी उनको दो गमले में हमने ले लिया। लिखा हुआ है एक ही प्रकार के पादपों को दो गमले में लीजिए। ठीक है, एक को अंधकार में 72 घंटों के लिए रखिए तथा दूसरे को सूर्य के प्रकाश में रखिए। दोनों पादपों की पत्तियों में आयोडीन परीक्षण उसी प्रकार कीजिए जैसे आपने कक्षा 6 में किया था। ठीक है, जैसे कक्षा 6 में आयोडीन का परीक्षण किया था वैसे आपको इसमें करना है। अपने अवलोकनों को नोट कीजिए। अब उस गमले को जिसमें आपने अंधकार में रखा था 3-4 दिनों के लिए सूर्य के प्रकाश में रख दीजिए तथा पुनः उसकी पत्ती पर आयोडीन परीक्षण कीजिए। अपने प्रेक्षण अपनी नोटबुक में लिखें। ठीक है, ये क्रियाकलाप है। आगे बढ़ते हैं। देखो, हरी पत्तियों के अतिरिक्त अन्य वर्ण की भी पत्तियों में भी क्लोरोफिल होता है। ठीक है, ये क्या बता रहा है कि हरी पत्तियां जो होती है उसके अलावा भी अन्य रंग की जो पत्तियां होती है उनमें भी क्लोरोफिल होता है, परंतु इन पत्तियों में उपस्थित लाल, भूरे अथवा अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर सकते हैं। ठीक है, यानी वो क्या होता है? लाल रंग के या भूरे रंग के या अन्य वर्णक क्लोरोफिल के हरे रंग का प्रच्छादन कर सकते हैं, यानी वहाँ पे क्लोरोफिल के कारण उसका हरा रंग दिखाई नहीं देता है। इन पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, उनमें भी प्रकाश संश्लेषण होता है। ठीक है, आपने देखा होगा कि आपने गीली दीवारों पर तालाब अथवा ठहरे हुए जलाशय में हरे अवपंखी जैसे देखे होंगे। अवपंखी
ठीक है। आपके घरों में या कहीं पे खेतों में दीवारों के पास में जहाँ पे पानी जमा रहता है वहाँ पर फफूंद सी लग जाती है, जिसको बोलते हैं गीली दीवारों पर छोटे छोटे से पादप उग जाते हैं। ठीक है, या अपन देख सकते हैं कहीं पानी के अंदर या तालाबों के अंदर हरे हरी करके काई जम जाती है, जिसको हम काई बोलते हैं। उनको हमने क्या लिख दिया, ये सामान्यतः कुछ जीवों की वृद्धि के कारण, वो भी क्या होते हैं, कुछ जीवो होते हैं, उन जीवों को क्या बोल दिया उन्होंने, शैवाल। ठीक है, यानी पानी की तलहटी में जो हरे रंग की काई जम जाती है उसको क्या बोलेंगे हम, शैवाल। ठीक है, क्या आप कल्पना, देखिए आगे बढ़ते, क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि इनका हरा रंग क्यों होता है? इनमें भी क्लोरोफिल होता है जिसके कारण हरे दिखाई देते हैं। ठीक है, इनमें भी क्या होता है, क्लोरोफिल होता है जिसके कारण ये भी क्या होते हैं, हरे दिखाई देते हैं। देखा होगा सबने कि पानी के अंदर तालाबों के अंदर जो हरे हरी शैवाल जम जाती है, ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, शैवाल। शैवाल भी प्रकाश संश्लेषण द्वारा अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, इसलिए वो हरे होते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। पादपों में कार्बोहाइड्रेट के अतिरिक्त अन्य खाद्यों का संश्लेषण। देखिए अभी आपने पढ़ा, अभी हमने पढ़ा था कि जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है उसमें क्या बनता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण करते हैं। कार्बोहाइड्रेट कार्बन, हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। ठीक है, कार्बोहाइड्रेट किससे मिलकर बना होता है, कार्बन, कार्बन को C से करते हैं प्रदर्शित, हाइड्रोजन को H से और ऑक्सीजन को O से प्रदर्शित करते हैं। इनका उपयोग खाद्य के अन्य घटकों के संश्लेषण में होता है। परंतु प्रोटीन नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, यानी प्रोटीन में क्या मिलता है, नाइट्रोजन, यानी नाइट्रोजन को अपन N से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें कार्बन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन के अतिरिक्त नाइट्रोजन भी होता है। यानी प्रोटीन में क्या हो गया, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा क्या हो जाएगा, प्रोटीन भी उपस्थित होता है, यानी नाइट्रोजन भी उपस्थित होता है। पादपों का नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त होता है, देखिए यानी पादपों में नाइट्रोजन कहाँ से प्राप्त हुआ, अब इसके बारे में हम पढ़ेंगे। जैसे हमने बता दिया कि कार्बोहाइड्रेट तो कहाँ से प्राप्त हुआ, जो भोजन करके जो प्राप्त हुआ उसको कार्बोहाइड्रेट प्राप्त हुआ। अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम। याद कीजिए कि वायु में नाइट्रोजनीय गैसीय अवस्था में प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। ठीक है ना, वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है, नाइट्रोजन होती है। वो लगभग वो 78% होती है, 78% होती है। ठीक है, परंतु पादप इसका अवशोषण इसी रूप में नहीं कर सकते। जो पेड़ पौधे होते हैं उसको सीधे रूप में इसको नहीं ले सकते, तो क्या करते हैं कि मिट्टी में कुछ विशेष जीवाणु होते हैं जो गैसीय नाइट्रोजन को उपयोगी यौगिकों में परिवर्तन कर मृदा में निर्मुक्त करते हैं। ठीक है ना, यानी वो क्या होंगे, डायरेक्ट उस गैस का उपयोग नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या करेंगे कि जो मिट्टी में जीवाणु पाए जाते हैं वो क्या करेंगे, इसको यौगिक में परिवर्तन कर मृदा में छोड़ देते हैं, यानी मिट्टी में छोड़ देते हैं। ये विलेय पदार्थ पादपों द्वारा जल के साथ अवशोषित कर लिए जाते हैं। संभवतः आपने देखा होगा कि किसान अपने खेतों में उर्वरक तथा खाद डालते हैं। देखा होगा ना आपने कि कोई भी किसान होता है अपने खेतों में क्या करता है, उर्वरक डालता है। उर्वरक यानी जो भी खाद होता है, खाद डालते हैं। ठीक है ना, जैसे हम लोग खेतों में क्या डालते हैं, यूरिया। तो यूरिया भी क्या होता है, एक प्रकार का नाइट्रोजनी पदार्थ होता है, नाइट्रोजनी पदार्थ होता है। ठीक है, लिखा हुआ है जिसमें नाइट्रोजनी पदार्थों का प्रचुरता होता है। इस प्रकार अन्य संगठनों के साथ पादपों की नाइट्रोजन की, देखिए इस प्रकार क्या होता है, नाइट्रोजन की मांग की आपूर्ति हो जाती है। इसके पश्चात पादप खाद्य के अनेक अन्य संगठनों जैसे कि प्रोटीन एवं वसा का संश्लेषण भी करते हैं। ठीक है ना, जो प्रोटीन और वसा का संश्लेषण भी कर पाते हैं, किससे, नाइट्रोजन से। यानी प्रोटीन में क्या होता है, नाइट्रोजन उपस्थित होता है। ठीक है, ये तो हमने क्या पढ़ा, पादपों में कौन सी विधि होती है, प्रकाश संश्लेषण के द्वारा वो पोषण प्राप्त करते हैं। अब पादपों में अन्य विधि भी होती है जो पोषण की होती है। देखिए पादपों में पोषण की अन्य विधियों के बारे में पढ़ेंगे। देखिए कैसे, कुछ पादप ऐसे भी हैं जिनमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, वे भोजन संश्लेषित नहीं कर सकते। वे कैसे जीवित रहते हैं तथा पोषक किस प्रकार प्राप्त करते हैं, वो अपना खाना कैसे प्राप्त करें। मनुष्य एवं अन्य प्राणियों की तरह ये पादप भी अपने पोषण के लिए अन्य पादपों द्वारा निर्मित खाद्य पर निर्भर करते हैं। ठीक है, ये विषम प्रणाली का उपयोग करते हैं। देखिए चित्र 1.5 चित्र देखते हैं। आपने देखा होगा कई बार किसी वृक्षों के ऊपर, बड़े बड़े पेड़ों के ऊपर क्या होता है,
एक बेल सी लटकी रहती है, बेल, जिसको हम क्या कहते हैं, अमर बेल कहते हैं। देखिए इसके बारे में पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। क्या आपको एक वृक्ष के तने एवं शाखाओं की लिपटी हुई रस्सी नुमा पीले रंग की संरचना दिखाई देती है? ये क्या कहलाती है? अमर बेल का पादप है। इसमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है। आपने देखा होगा पेड़ पे, देखिए इस चित्र में भी दिख रहा है कि पीली पीली कलर की जो बेलें उग जाती है अलग से, इनमें क्लोरोफिल नहीं होता है, ठीक है। तो ये अपना भोजन उस पादप से प्राप्त करते हैं जिस पर वे आरोहित होते हैं। यानी ये अपना भोजन कैसे प्राप्त करेंगे? जिस पेड़ पे ये होता है वहाँ से क्या करेंगे, ये अपना भोजन प्राप्त करते हैं, यानी उनके द्वारा। इसलिए देखा जाता है कि जिस वृक्ष पर ये बेल आ जाती है वो उस पेड़ का खाद्य पदार्थ यानी पोषण पदार्थ को छीन लेती है, जिसके कारण वो वृक्ष क्या हो जाता है, खराब भी हो जाता है। देखिए जिस पर वो आरोहित होते हुए पादप परपोषी कहलाते हैं, ठीक है। यानी जिस पर वो आरोहित हो गए, जैसे पेड़ है तो पेड़ क्या कहलाएगा, परपोषी, क्योंकि अमरवेल जैसे पादप परपोषी के अमूल्य पोषकों की वंचित करते रहते हैं, इन्हें परजीवी कहते हैं, ठीक है ना। अमरवेल तो क्या हो गई, परजीवी, यानी जो दूसरों पे जीवों पर निर्भर रहती है उनको बोलेंगे परजीवी। क्या हम एवं अन्य जंतु, देखिए इसके आगे ये चित्र देखा होगा आपने और भी पेड़ों में देखा होगा। क्या हम एवं अन्य जंतु देखिए इसके आगे पढ़ते हैं भी इस प्रकार परजीवी है, ठीक है। क्या हम परजीवी है या नहीं है, आपको इस विषय विचार करना चाहिए। अपने अध्यापक से इस विषय पर चर्चा कीजिए, ठीक है। हम परजीवी है या नहीं है बताइए। हम भी दूसरों पर डिपेंड करते हैं, ठीक है ना, अपना भोजन खुद नहीं बनाते लेकिन दूसरों पे निर्भर करते हैं। पहली जानना चाहते हैं क्या हमारा रस चूसने वाले मच्छर, खटमल, जूं एवं जोंक जैसे जीव भी परजीवी है ना। ये सारे परजीवी होते हैं, क्योंकि जो मच्छर होता है वो हमसे क्या करता है, हमारे शरीर से पोषण प्राप्त करता है, हमारे शरीर से रक्त को चूसता है। जूं, खटमल, जोंक ये सभी क्या होती है, हमारे शरीर से रक्त को चूसती है, यानी अपने भोजन का निर्माण करती है। क्या आपने ऐसे पादपों को देखा अथवा उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करते हैं, ठीक है। देखिए पादप भी ऐसे हो गए, क्या होते हैं कि ऐसे पादपों को देखा है जो उनके विषय में सुना है जो जंतुओं का भक्षण करने लग जाते हैं, यानी जो कुछ ऐसे प्रकार के पौधे होंगे जंतुओं को खा जाएंगे। देखिए कैसे होते हैं, देखिए चित्र में आपको दिखाई देगा ये, देखिए हम चित्र में बात करते हैं। देखिए ये जो पादप दिख रहा है आपको, एक बार रुक जाइए इसको क्लियर देखते हैं हम। हाँ देखिए, देखो ये प्लांट दिख रहा है, ये पौधा, इसके अंदर क्या हो रहा है आपको दिख रहे पत्तियों के साथ साथ कुछ ये संरचनाएं दिख रही है इसमें लटकी हुई। इनके ऊपर क्या दिख रहा है आपको, एक देखिए यहाँ देखते हैं इसको, अपन ने यहाँ पे बड़ा करके देख लिया। इसमें देखो ये पादप के अंदर ऐसी संरचना होती है और उसके ऊपर एक ढक्कन लगा रहता है, ठीक है, ढक्कन लेता है। और यहाँ पर क्या होता है कि ये पादप अपने में से कुछ लसलसा पदार्थ इसके ऊपर छोड़ देता है, जिसके कारण क्या होता है कोई जीव जंतु उसको खाने आते हैं। जीव जंतु मतलब कोई कीड़े मकोड़े अगर इसके पास आते हैं, जैसे इसके पास आते हैं तो इसका ढक्कन बंद हो जाता है और वो जीव इसके अंदर आके मर जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से वो पादप अपना क्या करते हैं, पोषण प्राप्त करते हैं। इनको क्या बोलेंगे अपन, ऐसे पादप जो उसका क्या करेंगे, भक्षण करेंगे, ठीक है। तो लिखा हुआ है देखिए, कुछ ऐसे भी पादप होते हैं जो कीटों को पकड़ते हैं तथा उन्हें पचा पाते हैं। क्या ये विस्मयकारी नहीं है, ठीक है ना। हम तो जंतुओं को ही सोचते थे, लेकिन पेड़ पौधे भी दूसरे जंतुओं को खा जाते हैं। ऐसे पौधों हरे तथा अन्य किसी रंग के भी हो सकते हैं। चित्र 1.6 के पादप को देखिए, इसकी घड़े के समान दिखाई देने वाली संरचना वास्तव में उसकी पत्ती का रूपांतरित भाग है, ठीक है ना। जैसे घड़े की संरचना है, घड़े जैसी दिख रही, पत्ती की ही क्या होती है, उसकी संरचना होती है। पत्ते का शीर्ष भाग घड़े का ढक्कन बनाता है और घड़े के अंदर अनेक रोम होते हैं जो नीचे की ओर उनको क्या लगते थे, ढकेल देते हैं, ठीक है ना, अर्थात अधोमुखी होते हैं। जब कोई कीड़ा घड़े में प्रवेश करता है तो यह उसके रोमों के बीच फंस जाता है और घड़े में उपस्थित पाचक रस द्वारा कीटों का पाचन हो जाता है,
ठीक है ना, उस तरह के पूरा तरह पाचन कर देता है। कीटों का भक्षण करने वाले ऐसे पादप को क्या बोलेंगे, कीटभक्षी। ठीक है, अगर आपसे पूछा जाए कीटभक्षी पादप कौन से होते हैं, तो ये हमारे जो चित्र पड़ा है वो कौन सा होता है, कीटभक्षी पादप कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण है वीनस फ्लाई ट्रैप, सनड्यू कीटभक्षी पादपों के दो अन्य उदाहरण। ठीक है, तो पूछा जाता है कीटभक्षी के उदाहरण, तो वीनस फ्लाई ट्रैप तथा सनड्यू कीटभक्षी, इसके बारे में जानकारी प्राप्त कर लिए। ठीक है, तो हमारे पास ये क्या हो गया, कीटभक्षी पादप हो गया। बूझो भ्रमित है कि यदि घटपन्नी द्वारा हरा होता तो प्रकाश संश्लेषण संपादित करता है, तो कीटों का भक्षण क्यों करता है। ठीक है, ये इनका एक गुण हो गया। क्या ये संभव है कि इस प्रकार के पादपों को मृदा से भी वो सभी पोषक नहीं मिल पाते जिनको उन्हें आवश्यकता होती। ठीक है ना, इनको नाइट्रोजन पदार्थ इतने अधिक नहीं मिल पाते, इसलिए क्या करते हैं, कीटों के द्वारा अपने नाइट्रोजन पदार्थ का पोषण प्राप्त करते हैं। ठीक है ना, अब हम आगे पढ़ रहे हैं इस पाठ के आगे के बाद मृतजीवी। ठीक है, देखिए मृतजीवी जैसे नाम से पता लग रहा है क्या है, मृतजीवी, मरे हुए जीव। यानी आपने बाजार में छत्रक बिकते देखे होंगे। छत्रक का मतलब होता है मशरूम। ठीक है, मशरूम कुछ इस आकृति का होता है अपने पास में। ठीक है, इस तरीके से कुछ देखा होगा आपने, वाइट कलर का होता है, एकदम सफ़ेद कलर का, जिनकी सब्जी अभी बनाई जाती है, वो क्या होता है, मशरूम होता है। ठीक है, वो बारिश के दिनों में उगता है। कई बार आपने देखा होगा बारिश के दिनों में कहीं कहीं पे क्या होता है कि छतरी सी उग जाती है जगह जगह पे, उन्हें उस टाइप की होती है मशरूम, जिसको हम सांप की छतरी भी बोलते हैं। ठीक है, उसी को क्या बोलते हैं, ये मशरूम, कुछ उस टाइप का ही होता है। ठीक है, दिनों में वृक्षों की सड़ी गली टूटी टहनियों अथवा तनों द्वारा छाल पर छाते के समान संरचनाओं गुच्छे भी आपने देखे होंगे। आइए देखिए जीवन यापन हेतु किस प्रकार के पोषकों की आवश्यकता होती है और वे उन्हें कहाँ से प्राप्त होते हैं। ठीक है, यानी ऐसे पादप जो मृतजीवी होते हैं, यानी सड़े गले पत्तियाँ हो गई है, पेड़ पौधे से टूटी पत्तियाँ, टहनियाँ, ये अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करती है। ठीक है, उनका क्या हो जाता है, भक्षण हो जाएगा। देखिए बूझो जानना चाहता है कि ये जीव हमारे भोजन किस प्रकार प्राप्त करते हैं, और इनमें प्राणियों के समान मुख नहीं होता और ये हरे पादपों के समान भी नहीं होते। ठीक है, ना तो इनमें मुख होता है, न ये हरे पादपों के समान होते हैं, इनमें क्लोरोफिल अनुपस्थित होता है, अतः प्रकाश संश्लेषण द्वारा भोजन का संश्लेषण नहीं कर सकते। तो ये भोजन कैसे प्राप्त करेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। ठीक है, इसके बारे में हम आगे जानेंगे। क्लियर है, देखिए ये रहा इसके आगे का भाग। देखिए ये कुछ देखिए इस तरीके से होते हैं छत्रक, जिनको मशरूम बोलते हैं। इनकी बीज क्या होती है, सब्जियां वगैरह बनाने के काम में ली जाती है। देखिए क्रियाकलाप 1.2 के बारे में हम पढ़ते हैं कि जो ब्रेड होती है या डबल रोटी का एक टुकड़ा लेकर इसे जल में भिगो ले, इसे किसी नम एवं उष्ण स्थान पर 2-3 दिन के लिए रख दीजिए। ठीक है, जहाँ पे नमी हो वहाँ पे रख दिया हमने, कुछ समय तक रखा रहने के लिए दीजिए जब तक कि उन पर रोए जैसी संरचना ना दिखाई। ठीक है, यानी आप देखते हो अगर ब्रेड भी आपके पास अवेलेबल नहीं हो पाती तो अपन कोई रोटी रखते हैं, कोई रोटी काफ़ी टाइम तक हमारे पास पड़ी रह जाती है, कहीं पे दबी भी रह जाती है। ठीक है, बारिश के दिनों में उन पर क्या होता है, सफ़ेद सफ़ेद सी एक परत जम जाती है, उनको क्या बोलते हैं, हम फफूंद बोलते हैं। ठीक है, तो वैसे ही क्या होता है, यही हम पढ़ेंगे इसके अंदर, उसको कवक या फंजाई बोलते हैं। या अचार के ऊपर भी देखते हैं हम कि अचार कई बार पुराना हो जाता है, सड़ जाता है, या सब्जी भी खराब हो जाती है, उनके ऊपर एक लेयर आ जाती है, एक परत आ जाती है, इसको क्या बोलते हैं हम, कवक। ये धब्बे किस रंग के हैं, किसी आवर्धक लेंस द्वारा सूक्ष्म दृष्टि की सहायता से अवलोकन कीजिए। अपने प्रेक्षणों को नोटबुक में लिखिए, बहुत संभव है कि आपको रुई के धागों के समान संरचना दिखाई पड़े। ठीक है, आप सबको बता दिया कि कैसी होती है ये रुई के धागे, यानी सफ़ेद सफ़ेद संरचना होती है। ये जीव कवक या फंजाई कहलाते हैं। इनको क्या बोलेंगे, कवक या फंजाई। समझ में आया, क्या बोलेंगे इनको, कवक या फंजाई। इनकी पोषण प्रणाली अथवा पोषण विधि भिन्न प्रकार की होती है। ये मृत एवं विघटनकारी वस्तुओं की सतह पर कुछ पाचक रसों द्वारा स्त्राव करते हैं। ठीक है ना, ये मृत चीज़ होती है, जैसे रोटियाँ हो गई, ये आटा हो गया, इनके ऊपर क्या होता है, कुछ रसायन का स्त्राव करते हैं, साधारण विलय के रूप में परिवर्तित कर लेते हैं, और उनको क्या होता है, घोल लेते हैं, 10-50 विलियन का भोजन के रूप में उपयोग करते हैं। देखिए चित्र में बता रखा है आपको पास, ये कोई ब्रेड है तो देखिए इस पर सब फफूंद जम गई। ठीक है, तो इसके द्वारा क्या होता है, ये भी क्या होती है, एक तरह की
कवक बोला जाता है इनको, कवक या फंजाई। ठीक है, इस प्रकार की पोषण प्रणाली को जिसमें जीव किसी मृत एवं विघटित जैविक पदार्थों के पोषक तत्व प्राप्त करते हैं उन्हें मृतजीवी पोषण कहते हैं। ठीक है ना, यानी ऐसे पादप या ऐसी प्रकार की प्रणाली जो किसी जीव के किसी मृत एवं विघटित जीवों से पोषण प्राप्त करते हैं, यानी मृत पदार्थों से, यानी इसमें जान भी नहीं है, वो एक निर्जीव तरह है, उनमें से क्या करते हैं, अपना पोषण को प्राप्त करते हैं। मृतजीवी पोषण प्रणाली का उपयोग करने वाली जीव मृतजीवी कहलाते हैं। कवक अचार, चमड़े, कपड़े एवं अन्य पदार्थों पर भी उगते हैं। देखा उन्हें, मैंने बताया जैसे अचार पे भी हो जाता है, पुराने हम लोग जूते वगैरह रख देते हैं तो बारिश के दिनों पे उन पे भी फफूंद जम जाती है। कपड़ों में भी अगर बारिश के दिनों में कोई बक्से के अंदर पड़ा रह गया, टेची में पड़ा रह गया, तो बारिश अगर आती है उस जगह पे तो सीम हो जाती है, या पानी की नमी के कारण क्या हो जाता है, वहाँ पे वो फफूंद लग जाती है। ये उन स्थानों पर उगते हैं जो नम एवं उष्ण होते हैं। कवकों की वृद्धि के लिए वर्षा ऋतु सबसे अच्छी परिस्थितियाँ प्रदान करती है। इसी कारण वर्षा ऋतु के दौरान अनेक वस्तुएं कवकों की वृद्धि के कारण नष्ट अथवा अनुपयोगी हो जाती है। ठीक है, अपने अभिभावकों से कवक द्वारा होने वाले नुकसान पर चर्चा कीजिए। ठीक है, समझ में आया? देखो, पहेली की याद है कि उसके सुंदर जूते जिन्हें वह विशेष अवसरों पर पहनती थी, वर्षा ऋतु में कवक के कारण क्या हो गए, खराब हो गए। वह जानना चाहती है कि वर्षा ऋतु में कवक अचानक से कैसे प्रकट हो जाती है। ठीक है, तो सामान्यतः कवक होता क्या, देखो, सामान्यतः जो कवकों के बीजाणु वायु में उपस्थित होते, सामान्यतः क्या होता है, जो कवक होते हैं उनके छोटे छोटे से कण यानी बीजाणु टाइप के क्या होते हैं, वायु में उपस्थित होते हैं। जब किसी ऐसे जैव पदार्थ तथा उत्पादन पर बैठते हैं जो नम उष्ण होते हैं। ठीक है, अगर आपको कोई नमी जैसी कोई गीली सी चीज़ दिखाई देती है तो उस पर जाके बैठ जाते हैं और वहाँ पे क्या होता है, वो क्या करते हैं, प्रस्फुटित हो जाते हैं, वो अंकुरित होकर एक नए कवक को जन्म दे देते हैं। क्या अब आप बता सकते हैं कि हम अपनी वस्तु को कवक द्वारा खराब होने किस प्रकार बचा सकते हैं? देखिए, बूझो को याद है कि उसके दादाजी ने बताया था कि एक बार उनकी गेहूं का फसल कवक द्वारा नष्ट हो गई थी। वह भी जानना चाहते थे कि क्या कवक क्या रोग भी कारक होते हैं। ठीक है, तो कई फसलें भी खराब हो जाती है कवकों के द्वारा। ठीक है, तो हम इस पाठ का लास्ट पेज बच्चा, इसको भी आज कंप्लीट करते हैं। पहेली ने बताया कि ईस्ट एवं छत्रक जैसे अनेक कवक उपयोगी भी है, परंतु कुछ कवक पादपों, जंतुओं, मनुष्य में रोग उत्पन्न करते हैं। कुछ कवकों का उपयोग औषधि के रूप में भी होता है। ठीक है, जो हमारे चेहरे पे हम खुजली हो जाती है, या हम बोल सकते हैं कि कहीं पे दाद हो जाता है, फोड़े पुंसे हो जाते हैं, उनके लिए भी क्या करते हैं, ये कवक ही उत्तरदायी होते हैं। देखिए, कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं पोषक तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं। इसे क्या कहते हैं, सहजीवी संबंध। देखिए, इंपॉर्टेंट है, यानी कुछ जीव एक दूसरे के साथ रहते हैं तथा अपना आवास एवं भोजन तत्व एक दूसरे के साथ बांटते हैं, यानी एक दूसरे पे आपस में। देखिए कैसे, उदाहरण, कुछ कवक वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। ठीक है ना, कोई कवक क्या होता है, वृक्षों की जड़ों में रहते हैं। वृक्ष कवच को पोषण प्रदान करता है, यानी कवक क्या करता है, वृक्षों से अपना भोजन प्राप्त करता है, बदले में उन्हें जल एवं पोषकों के अवशोषण में सहायता मिलती है। ठीक है, और कवक क्या काम करता है पेड़ पौधों के लिए, उनके लिए जल एवं पोषक तत्वों को अवशोषण का कार्य करती है, यानी इसको सोखने का कार्य करती है। वृक्ष के लिए संबंध का विशेष महत्व है। ठीक है, ऐसे ही देखिए, यानी ऐसा संबंध जिससे दोनों को ही क्या हो, फायदा हो, यानी दोनों एक दूसरे के साथ संबंध स्थापित कर ले और उन दोनों को फायदा हो, इसको क्या बोलेंगे यहाँ पर, सहजीवी संबंध। देखिए, इसका उदाहरण और है, जैसे एक कवक होता है जिसको बोलते हैं लाइकेन। ठीक है, इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल लाइकेन। लाइकेन कहे जाने वाले कुछ जीवों में दो भागीदार होते हैं। इनमें से एक शैवाल होता है तथा दूसरा कवक होता है। शैवाल में क्लोरोफिल उपस्थित होता है जबकि कवक में क्लोरोफिल नहीं होता है। जैसे हमने पढ़ा है अभी तक कि कवक शैवाल को रहने का स्थान, जल एवं पोषक तत्व उपलब्ध कराता है और बदले में शैवाल प्रकाश संश्लेषण द्वारा संश्लेषित खाद्य कवक को देता है। ठीक है ना, कवक तो क्या काम कर रहा है, कवक शैवाल को रहने का स्थान प्राप्त कर रहा है। ठीक है, जल एवं पोषक तत्व प्राप्त करा रहा है, बदले में शैवाल क्या कर रहा है, कवक के लिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया करके उसको भोजन प्राप्त करवा रहा है। मृदा में पोषकों की पुनः पूर्ति किस प्रकार होती है? क्या आपने किसानों को अपने खेतों
ठीक है। ये भाई क्या आपने किसानों को अपने खेतों में अथवा माली को बगीचे में लॉन है गमलों में खाद तथा उर्वरक डालते देखा होगा ना। खाद्य पदार्थ जो भी डालते हैं, खाद डालते हैं खेतों के अंदर, खाद डालते हैं। क्या आप जानते हैं कि ये इन्हें मृदा में क्यों मिलाते हैं? ठीक है, आपको पता होगा ना क्यों मिलाते हैं, क्योंकि ये क्या करते हैं, अपने जो मिट्टी है उनकी गुणवत्ता को बढ़ा दी जाती है। देखिए क्या लिखा हुआ है आगे, आप पढ़ चुके हैं कि पादप मृदा से खनिज पोषक तत्व अवशोषित करते हैं, अतः मृदा में इनकी मात्रा लगातार कम होती जाती है। उर्वरक एवं खाद में नाइट्रोजन, पोटेशियम, फॉस्फोरस जैसे पोषक होते हैं। ठीक है ना, खाद में ये चीज़ें होती है, नाइट्रोजन भी होता है, पोटेशियम भी होता है, फॉस्फोरस भी होता है। पादपों द्वारा लगातार उपयोग किए जाने वाले के कारण मृदा में इनकी मात्रा धीरे धीरे क्या होती जाती है, कम होती है। जैसे जैसे हम पेड़ पौधे उगाते जाते हैं तो पानी मिट्टी में क्या होंगे, जो पदार्थ होंगे, नाइट्रोजन वगैरह, पोटेशियम होगा, ये फास्फोरस होगा, उनकी मात्रा कम हो जाती है। इसलिए क्या करते हैं, इनमें क्या डालेंगे, हम खाद डालते हैं। ठीक है ना, खाद वगैरह का उपयोग करते हैं। इसलिए मृदा को इन पोषक तत्वों से समृद्ध करने के लिए भूमि में उर्वरक तथा खाद मिलाने की आवश्यकता होती है। यदि हमें पादप के पोषण की आवश्यकता के बारे में ज्ञान हो तो हमने केवल पादपों को उगा सकते हैं, बल्कि उन्हें स्वस्थ भी रख सकते हैं। पादपों को प्रोटीन बनाने के लिए सामान्यतः नाइट्रोजन की अधिक आवश्यकता होती है। ठीक है ना, पादपों को प्रोटीन बनाने की सामान्यतः किसकी आवश्यकता होती है, प्रोटीन बनाने के लिए नाइट्रोजन की आवश्यकता। फसल कटाई के बाद मृदा में नाइट्रोजन की कमी हो जाती है। यद्यपि वायु में नाइट्रोजन गैस प्रचुर मात्रा में उपलब्ध होती है, परंतु पादप इसका उपयोग करने में असमर्थ होते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग करते हैं, पौधे नाइट्रोजन को विलेय के रूप में ही अवशोषित कर सकते हैं। ठीक है ना, विलेय के रूप में, सीधा गैस के रूप में नहीं ले सकते हैं। कुछ जीवाणु जो राइजोबियम कहलाते हैं, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, कुछ जीवाणु ऐसे होते हैं जो मिट्टी के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, उनको क्या बोलेंगे, राइजोबियम। वो क्या कर देंगे, वायुमंडलीय नाइट्रोजन को विलेय पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। ठीक है, यानी वो उनको पहले घोल लेते हैं, परंतु राइजोबियम अपना भोजन स्वयं नहीं बना सकते। ये चना, मटर, मूंग, सेब तथा अन्य फलीदार पादपों की जड़ों में लेते हैं। ठीक है, राइजोबियम किस में पाया जाता है, जो भी चने जैसी फसल होती है, जैसे चने के अंदर, मटर के अंदर, मूंग के अंदर, सेब के अंदर, सेम, ठीक है, सेम की फली आदि में जड़ों में रहते हैं तथा उन्हें नाइट्रोजन की आपूर्ति करते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों से प्राप्त होती है। ठीक है, जो भी हम दालें देखेंगे किससे प्राप्त होती है, फलीदार पादपों की जड़ों से प्राप्त होते हैं। अधिकतर दालें फलीदार पादपों पर प्राप्त होती है। इसके बदले पादप राइजोबियम जीवाणु के आवास एवं खाद्य प्रदान करती है। ठीक है, जो पादप होता है राइजोबियम जीवाणु को अपना आवास प्रदान करती है, अतः उनसे सहजीवी संबंध होता है। इस संबंध का किसानों के लिए विशेष महत्व है। दालों की फसलों के लिए उन्हें मृदा में नाइट्रोजन उर्वरक देने की आवश्यकता नहीं होती। ठीक है ना, दालों में के लिए उनमें नाइट्रोजन देने की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि उनमें क्या होता है, राइजोबियम जीवाणु होता है जो उनको नाइट्रोजन प्रदान करता है। यही नहीं दाल की फसल उगाने के बाद अपनी अगली फसल के लिए सामान्यतः उर्वरकों की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, यानी इतना ज़्यादा नाइट्रोजन हो जाता है कि अपन दूसरी फसल भी उगाएंगे तो वहाँ पे क्या हो जाएगा, नाइट्रोजन की आवश्यकता नहीं होगी। इस अध्याय में आपने पढ़ा कि अधिकतर पादप स्वयं पोषी होते हैं, परंतु कम ही पादप अन्य पोषण प्रणाली अपनाते हैं, जैसे कि परजीवी और मृतजीवी। परजीवी मृतजीवी दूसरे पादपों से पोषण प्राप्त करते हैं। सभी प्राणी अपने भोजन के लिए पादप तथा अन्य प्राणियों पर निर्भर रहते हैं, अतः उन्हें विषमपोषी के रूप में समीकृत किया गया है। क्या हम कह सकते हैं कि कीटभक्षी पौधे आंशिक विषमपोषी है। ठीक है, इस प्रकार से हमारा इसका पहला पार्ट पूरा हुआ। ठीक है, अब हम इसके क्या करेंगे, अगले लेक्चर के अंदर, अगली क्लास के अंदर हम क्या करेंगे, इसके प्रश्न उत्तर के बारे में प्रश्न उत्तर करेंगे। ठीक है, तो आपको इस चैनल को तो विज्ञान पढ़ना है तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो और उसको शेयर करो, ताकि वीडियो और बच्चों तक भी पहुंच पाए जहां तक बच्चे नहीं पढ़ पा रहे हैं, उनको विज्ञान पढ़ने में दिक्कत आ रही है। ठीक है, तो आप लोग इस वीडियो को बार बार देखिए और बार बार समझिए। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इसको मैसेज के थ्रू कमेंट में जाके आप उस अपनी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं, अपनी समस्याओं को बता सकते हैं मुझे, ताकि मैं उस प्रॉब्लम को आपको सॉल्व कर सकूं। ठीक है, तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं। धन्यवाद।